So next type of process is isochoric process. We have discussed two processes before that, isothermal and adiabatic process. Isothermal और adiabatic process को हम discuss कर चुके हैं. Now we will start the third process, that is isochoric process. देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी. तो हियर वी विल राइट द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. प्रेशर कैन चेंज, टेम्परेचर कैन चेंज. जब हम हीट एनर्जी देंगे तो उससे प्रेशर चेंज हो सकता है और टेम्परेचर चेंज हो सकता है. और बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? क्लोज कंटेनर. तो ये इसकी कंडीशंस में यहाँ लिख रहा हूँ. तो आइसोकोरिक प्रोसेस करवाने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है दैट द कंटेनर इज ऑफ द फिक्स्ड वॉल्यूम, सो यू हैव टू टेक ए क्लोज कंटेनर. तो सबसे पहली जरूरत होगी क्लोज कंटेनर की, जिसके कारण वॉल्यूम क्या रहेगी? वॉल्यूम फिक्स रहेगी. सेकंड, walls of container should be conductive. Walls of container should be conducting. देखिए हीट तो एक्सचेंज हो सकती है ना, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा. तो इसके लिए आपको अगर हीट एनर्जी का एक्सचेंज करवाना है तो कंटेनर की जो वॉल्स होंगी वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कंडक्टिंग. मतलब कि बाहर से सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी आ सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है अगर कंडक्टिंग वॉल्स होंगी तो. ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की हेल्प. तो नाउ एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, as per the first law of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि आप जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को देंगे उसका कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और बाकी के पार्ट से होगा वर्क डन, रिमेनिंग पार्ट से होगा वर्क डन. तो यहाँ पर वर्क डन तो जीरो आएगा. वर्क डन जीरो क्यों आएगा? बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द चेंज इन वॉल्यूम dV इज जीरो. अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन जीरो आएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. और वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन भी जीरो होगा. ओके, मतलब गैस कोई वर्क नहीं कर रही है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं और कोई वर्क डन नहीं हो रहा. तो बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस में dW की वैल्यू क्या पुट करेंगे? dW की वैल्यू जीरो पुट करेंगे. और dW की वैल्यू जैसे ही आप जीरो पुट करोगे dQ इज इक्वल टू du प्लस जीरो. सो द स्टेटमेंट विल बी dQ इज इक्वल टू du. अब इस स्टेटमेंट के फिर से दो मीनिंग होंगे. आप जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को देंगे, अगर dQ पॉजिटिव है, मैं दोनों कंडीशंस यहां लिख देता हूं. फर्स्ट कंडीशन dQ इज इक्वल टू du, और सेकंड कंडीशन क्या आएगी? सेकंड कंडीशन आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dQ माइनस du. dQ के प्लस होने का क्या मतलब है? द एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, द हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम. तो यहाँ पर dQ प्लस dQ का मतलब है हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम. और du के प्लस होने का क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई. और माइनस du का, माइनस du का मतलब है हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी. माइनस dQ, माइनस dQ का मतलब है हीट ड्रॉन फ्रॉम सिस्टम, हीट ड्रॉन फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से हीट एनर्जी विड्रॉ की जा रही है. नेक्स्ट माइनस du,
जितनी हीट एनर्जी हम उससे निकालेंगे उतना ही उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। अभी हम इसके ग्राफ भी पढ़ेंगे, पहले आप इन दोनों प्रोसेसेस को समझ लीजिए। पहले इस फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, dq इज इक्वल टू डी। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये क्लोज कंटेनर है और कंटेनर की वॉल्स कैसी हैं, कंटेनर की वॉल्स हैं कंडक्टिव। तो कंडक्टिव वॉल्स हैं तो हीट एक्सचेंज हो सकती है। हमने क्या किया, यहाँ से एक सोर्स लगाया और सोर्स लगा करके इसको हीट एनर्जी देनी स्टार्ट की। जैसे ही हीट एनर्जी देनी स्टार्ट करेंगे, हम देखते हैं कि इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग हो जाते हैं एंड दे आर अप्लाइंग द मोर प्रेशर, दे आर एक्सर्टिंग द मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर जो गैस है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जैसे आप हीट एनर्जी देंगे, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी राइज होगा। फॉर एग्जांपल, आपने 100 जूल की हीट एनर्जी दी, वो 100 जूल की हीट एनर्जी से 100 जूल की इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा, तो इस कंडीशन में टेम्परेचर राइज होगा। इसके अलावा और क्या राइज होगा, प्रेशर राइज होगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन होता है इसमें। ओके, तो ये सारी कंडीशंस होंगी इस केस में, फर्स्ट केस। द हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम is completely utilized in increasing its internal energy. There will be no work done because the volume is constant. The container is not expanding or compressing. यहाँ पर कंटेनर ना तो एक्सपेंड हो रहा है और ना ही कंप्रेस हो रहा है, मतलब उसकी वॉल्यूम ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। सो आप जितनी भी हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करोगे वो सारी की सारी हीट एनर्जी से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में इसका रिवर्स होगा, उसमें हीट एनर्जी देनी नहीं है, हीट एनर्जी रेडिएट होगी कहां पर, सराउंडिंग में। क्योंकि इस कंटेनर के अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल काफी गर्म है। जैसे कि एक प्रेशर कुकर है, उस प्रेशर कुकर में हम लोग खाना पका रहे थे, तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है, हीटअप हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये 100 डिग्री सेल्सियस का जो मटेरियल था इसको बर्नर से उतार करके नीचे रख दिया। तो इसके अंदर का टेम्परेचर तो ज्यादा है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर हायर है तो प्रेशर भी हायर होगा इस कंटेनर में। ओके, अब हमने जैसे इसको बर्नर से हटा करके रख दिया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और ये जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर जो गैस है, जो भी मटेरियल है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो यहाँ पर हीट एनर्जी का लॉस होगा। दिस हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। ये हीट एनर्जी सराउंडिंग में जानी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज हीट एनर्जी will transfer from the body of higher temperature to the body of lower temperature. सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी सराउंडिंग में आएगी, तो इसका मतलब हीट का लॉस होगा। तभी तो dq नेगेटिव लिखा जा रहा है, हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। ये हीट एनर्जी को ड्रॉ किया जा रहा है, सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है। अब जब ऐसा होगा तो इस केस में dq नेगेटिव आएगा। दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि इसकी हीट एनर्जी कहाँ आ रही है, सराउंडिंग में आ रही है, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक कि इस सिस्टम का टेम्परेचर भी 20 डिग्री नहीं हो जाता। सिस्टम का टेम्परेचर जब तक सराउंडिंग के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये हीट को रेडिएट करता रहेगा। सो दिस इज द हीट एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अगर इस सिस्टम की हीट एनर्जी कम होती जा रही है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पार्टिकल्स के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो कम होती जा रही है। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो जब हम एक क्लोज कंटेनर के अंदर जो मटेरियल होता है उसको ठंडा कर रहे होते हैं तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे हीट एनर्जी सिस्टम से, प्रेशर कुकर से हीट एनर्जी जाती है रूम के अंदर, सराउंडिंग में जाती है, और इससे क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर जो भी मटेरियल है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, और इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर भी क्या हो रहा है, लो हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में क्या आएगा,
एक क्लोज कंटेनर के अंदर जब हम गैस को गर्म करेंगे, या एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम जब खाना पकाते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। एक क्लोज कंटेनर में जब फूड को प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक क्लोज कंटेनर में जब फूड बन चुका है और उसको हम बर्नर से उतार करके नीचे रखते हैं, उस समय पर वो ठंडा हो रहा होता है, तब वो कौन सी प्रोसेस है? तब वो ये वाली प्रोसेस है, तब भी आइसोकोरिक प्रोसेस है। बस उसमें हीट जो है वो सराउंडिंग में जा रही है और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है। तो जब खाना पका रहे हैं, बर्नर के ऊपर कंटेनर को रखा हुआ है, उस समय पे फर्स्ट केस, और जब उस कंटेनर को बर्नर से हटा देंगे, उस समय पर सेकंड केस, बर्नर ठंडा होगा, जो कंटेनर है वो ठंडा होगा बर्नर को ऑफ करने पर। नाउ वी विल मेक द इंडिकेटर डायग्राम फॉर द बोथ प्रोसेसेस। ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। इंडिकेटर डायग्राम किसको बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। सो दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। तो इसमें क्या इंक्रीज होगा? प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगी? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये जो भी वॉल्यूम थी इसको v मान लिया, एंड दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज द प्रेशर एक्सिस। और प्रेशर एक्सिस पे एक प्रेशर की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, या इनिशियल प्रेशर बता देते हैं। इनिशियल प्रेशर है P1। एक कंटेनर लिया हमने, उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, राइस डाल दिए, खाना पका रहे हैं, और उस कंटेनर को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद उसका जो भी प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है, और ये इसकी वॉल्यूम है V कंटेनर की। अब हमने इसको बर्नर पे रख दिया। बर्नर से मिलेगी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मिलेगी तो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। क्योंकि गैस का क्या इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जैसे ही हम लोग उसको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं, द प्रेशर राइजेस। प्रेशर P1 से कहां चला जाता है? P2 पर चला जाता है, एंड दिस इज शोइंग दैट प्रेशर इज इंक्रीजिंग। अगर एरो ऊपर की डायरेक्शन में है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि ग्राफ में मैंने आपको सिखाया था कि जो प्रेशर, जो भी ग्राफ होता है उसको वॉल्यूम एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देते हैं, उसको वॉल्यूम एक्सिस के साथ मिला देंगे। उसके बाद जो एरिया आपको दिखाई देगा वो ग्राफ का एरिया होगा, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको कैलकुलेट करके वर्क डन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रही है। वॉल्यूम चेंज होती तो एक ग्राफ जो भी आता उसको हम वॉल्यूम एक्सिस के साथ मिला देते और कुछ एरिया आपको दिखाई देता। एनीवेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिकेटर डायग्राम के बारे में। अभी आप इसका ग्राफ समझ लीजिए। ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब इस ग्राफ का क्या मीनिंग है? इस ग्राफ का मीनिंग है दैट dq इज पॉजिटिव, मतलब कि हीट एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है, और जितनी भी हीट एनर्जी हम सिस्टम को देंगे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये रही वो स्टेटमेंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। जितनी हीट आपने इसको दी, वो सारी की सारी हीट एनर्जी से उसकी क्या इंक्रीज हुई? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने का क्या मतलब है? टेम्परेचर राइज होगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर भी राइज होगा। और वॉल्यूम क्या रहेगी? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। वॉल्यूम फिक्स है इसकी। इस केस में देखिए क्या बनेगा इंडिकेटर डायग्राम। इस केस में इंडिकेटर डायग्राम में हम ये दिखाएंगे कि पहले जो प्रेशर था वो P1 था, दिस इज द इनिशियल प्रेशर, और हम उस मटेरियल को ठंडा कर रहे हैं। क्लोज कंटेनर में जो भी मटेरियल है वो अपनी हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है सराउंडिंग में, एंड फाइनल प्रेशर इज P2। तो इसमें अगर डाउन एरो है, नीचे की तरफ एरो है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा दैट प्रेशर इज डिक्रीजिंग। और इस केस में ये ग्राफ A से B की तरफ जा रहा है, और इधर भी हम लोग ये पॉइंट्स लिख देते हैं AB। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे P1V, इसके कोऑर्डिनेट होंगे P2V। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं P1V। यहाँ पर जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं P1V, और B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे P2V। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब है दैट हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, DQ नेगेटिव आएगा। DU भी कैसा आएगा? DU भी नेगेटिव होगा। DU के नेगेटिव होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 0 बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। द होल प्रोसेस इज डन इन ए क्लोज कंटेनर। पूरी प्रोसेस एक क्लोज कंटेनर में की जा रही है।
सो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इसके। किसी भी सब्सटेंस को एक कंडक्टिंग वॉल्स का जो क्लोज कंटेनर है उसमें हीट अप करना या कूल डाउन करना, दोनों ही आइसोकोरिक प्रोसेसेस है, दोनों ही आइसोकोरिक प्रोसेसेस है। और एक क्लोज कंटेनर में फूड को कुक करना, खाने को पकाना, वो भी कैसी प्रोसेस है, वो भी आइसोकोरिक प्रोसेस है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। ये इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस भी लिखवा दी मैंने आपको। अच्छा, इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस के बेसिस पे लिखी जा सकती है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आपको दिखाना है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में सुनिए। We know that ideal gas equation is PV is equal to nRT। वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। सैंपल में जो भी हमने मटेरियल लिया है उसका मास, उसका नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सपेरिमेंट के दौरान ना मटेरियल इंक्रीज होगा ना मटेरियल डिक्रीज होगा, आर इज ए कांस्टेंट। तो पहले प्रेशर P1 था, वो कितने टेम्परेचर पर होगा, T1 टेम्परेचर पे। बाद में उस मटेरियल ने अपनी हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर दिया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो उसी रेशो में क्या कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन से ही हम इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर ये दो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस देखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट कैसे रह सकता है? पिस्टन को फ्री छोड़ दो, ओपन कंटेनर ले लो, प्रेशर कैसा रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। मॉलिक्यूल्स जितना भी, पार्टिकल जितना भी दूर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उसको फैलने के लिए हमने जगह दे दी, तो प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर तब इंक्रीज होता है जब हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं और जो भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है पार्टिकल्स की, वो एनर्जी को हम, वो एनर्जी से हम लोग वर्क डन नहीं होने देते। जैसा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में था, पार्टिकल दूर दूर नहीं जाने देंगे, दूर चले गए तो प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब इसमें सबसे पहली बात इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। एक आइसोबैरिक प्रोसेस को करने के लिए कंडीशन ये होगी, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी कंडक्टिव। हीट एक्सचेंज हो सकती है, हीट एक्सचेंज के लिए कोई मनाही नहीं है। द वॉल्स ऑफ कंटेनर शुड बी कंडक्टिंग। सेकंड इसमें हम लोग फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या देंगे, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या हो सके, फ्री एक्सपेंशन हो सके। इसमें कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, कैसी कंडीशन, फ्री एक्सपेंशन और कंप्रेशन। फ्री एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अब ये फ्री एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसे होगा देखिए। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर भी इसको डिस्कस करते हैं। एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
dq इज इक्वल टू du प्लस dw। इसमें इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और वर्क डन भी होगा। आप जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को देंगे उससे क्या होगा, पहले तो सिस्टम का टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, गैस एक्सपेंड होगी। तो यहाँ पर एक्सपेंशन भी हो रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तो वर्क डन भी होगा। तो बेसिकली इसमें यही इक्वेशन ऑफ, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक्सप्लेनेशन है इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। So the heat energy given to the system is partially utilized in increasing its internal energy and remaining part will do some work। और रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, पिस्टन को बाहर की तरफ लेकर के जाएगा, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लेकर के जाएंगे और वो वर्क डन होगा गैस का। तो यही इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेनेशन है। दोनों काम होंगे, हीट एनर्जी देने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, वर्क डन भी होगा। ओके, अब इसके बाद हम इसके कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए केसेस क्या होंगे इसमें। सबसे पहला केस आएगा कि हम सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं, और ये कैसे पता लगेगा, दैट वी आर गिविंग द हीट एनर्जी टू द सिस्टम, dq पॉजिटिव होगा। अगर dq पॉजिटिव है तो यहाँ पर du भी पॉजिटिव है और dw भी पॉजिटिव है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर सारे क्वांटिटीज पॉजिटिव है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो एक ही बात है, ये भी पॉजिटिव में क्वांटिटीज को ही बता रहा है। तो इस कंडीशन का मतलब है द हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने 100 जूल की एनर्जी दी, 100 जूल की एनर्जी से 60 जूल से तो क्या हुआ, 60 जूल से तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, बाकी के 40 जूल से हुआ वर्क डन, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए। सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 100 जूल की एनर्जी दी, 60 जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, 40 जूल से वर्क डन हुआ, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सेकंड केस, अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे इन दोनों केसेस को। सेकंड केस में दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ऑल क्वांटिटीज आर नेगेटिव। अब डी क्यू के नेगेटिव होने का क्या मतलब है, डी क्यू के नेगेटिव होने का मतलब है कि हीट एनर्जी सिस्टम से ड्रॉ की जा रही है, सिस्टम से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही है, निकाली जा रही है। अगर सिस्टम से हमने 100 जूल की एनर्जी को निकाल लिया, हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि गैस का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गैस की एनर्जी जा रही है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो जितना भी टेम्परेचर कम हुआ उससे गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल्स थे, उसकी एनर्जी 60 जूल डिक्रीज हो गई। 60 जूल डिक्रीज हो गई और पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया तो हम बोलेंगे दैट सराउंडिंग इज डूइंग द वर्क। तो सराउंडिंग 40 जूल का वर्क डन करेगा और पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आएगा, तो ये होगा कंप्रेशन। अच्छा, इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन में क्या होते हैं, प्रेशर चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर तो प्रेशर चेंज होगा नहीं। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड इन ए ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर या ऐसा कंटेनर जिसमें क्या हो सके, फ्री एक्सपेंशन हो सके। और ये क्या है, ये कूलिंग ऑफ ए सब्सटेंस है, दिस इज द हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस एंड दिस इज द कूलिंग ऑफ द सब्सटेंस इन एन ओपन कंटेनर। अब दोनों के एग्जांपल देखो क्या है। अब फर्स्ट वाले कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये एक कंटेनर है जिसकी कंडक्टिंग वॉल्स है, और इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है वो पिस्टन भी कैसा है, वो पिस्टन भी कंडक्टिंग वॉल्स का है, एंड दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन। अब इसकी इनिशियल कंडीशन है, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। अब भैया हमने इसको क्या किया, बर्नर से हीट एनर्जी देनी स्टार्ट की, और कितनी एनर्जी दी, 100 जूल की एनर्जी दी। अब 100 जूल की एनर्जी से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी, प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये फ्री है, तो अभी जितना भी प्रेशर था उसके कारण पिस्टन यहाँ पर था, हमने इसके ऊपर कोई मासेज नहीं रखे हुए हैं। अभी ये पिस्टन अपने आप इस पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल जाकर के इससे कोलाइड करते हैं, तो इस पर कोई फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण ये यहाँ पर रुका हुआ है पिस्टन, नीचे नहीं आ रहा पिस्टन। अब जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर P1 ही रहेगा फाइनल कंडीशन में। चलिए फाइनल कंडीशन को यहाँ लिखते हैं, ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हो रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होकर के
ये इसकी सेकंड पोजीशन आ जाती है। दिस इज द न्यू पोजीशन एंड इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये अप एरो से हमने इसको दिखा दिया कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इस केस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि प्रेशर तो अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जितनी भी हीट एनर्जी दी थी उससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और उस काइनेटिक एनर्जी से यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होने लगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। पिस्टन जैसे ही ऊपर गया तो मॉलिक्यूल्स की जो भी एनर्जी बढ़ी थी वो एनर्जी तो यूटिलाइज होगी किसमें, वर्क डन में। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर भी हो गए। अगर दूर दूर हो चुके हैं तो अब कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो प्रेशर फिर से कैसा हो जाएगा, नॉर्मल, पहले जितना था वैसा हो जाएगा। एक बार हीट एनर्जी देने से प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन जब ये पिस्टन ऊपर पहुंच जाता है फिर से प्रेशर की जो वैल्यू है वो पहले जितनी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ओके, अब इस केस में प्रेशर कांस्टेंट वही रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है V2 और यहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो चुका है T2। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने जो हीट एनर्जी दी है 100 जूल की, उससे क्या हुआ, 60 जूल की तो इनकी पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी। बाकी के 40 जूल से क्या हुआ, बाकी के 40 जूल से ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर हमें बर्नर अप्लाई नहीं करना है। कंडीशंस देखिए अब क्या होगी। ये इनिशियल कंडीशन है जहां पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। और इस केस में ये गैस थी गर्म। अगर गैस हीटअप थी, गर्म थी, तो उस समय पर क्या हुआ, ये पिस्टन इस जगह पर रुका हुआ था। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट को रेडिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू हीट एनर्जी सराउंडिंग में जानी स्टार्ट होती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि इस केस में इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। और अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से पिस्टन नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होते ही पिस्टन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार प्रेशर कम होगा, लेकिन जब ये पिस्टन यहाँ पर पहुंच जाएगा फिर से वो क्या कर देगा, मॉलिक्यूल्स को क्लोजली स्पेस कर देगा। क्लोजली स्पेस करने से क्या होगा, अब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी पहले जितनी हो जाएगी, जितनी इतनी जगह पर, इतनी वॉल्यूम में जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी कोलिजन की, फिर जब ये पिस्टन नीचे आया तो मॉलिक्यूल फिर से क्लोजली स्पेस्ड हो गए और कोलिजन की फ्रीक्वेंसी फिर से वही हो गई। टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ, नो डाउट, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई, लेकिन हमने स्पेस ही कम कर दिया पार्टिकल्स के बीच में। तो कोलिजन फिर से पहले जितने हो सकते हैं पर सेकंड, पहले जितने कोलिजन हो रहे थे अब फिर से होने लगे। तो प्रेशर तो इस केस में फिर से वही हो गया P1, लेकिन क्या क्या डिक्रीज हो चुकी है, आंसर है वॉल्यूम डिक्रीज हो चुकी है। तो जब हम क्या करेंगे, इससे हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस समय पर प्रेशर के डिक्रीज होने से पिस्टन पहले नीचे आएगा, पिस्टन के नीचे आते ही फिर से कोलिजन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी और प्रेशर पहले जितना हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। जब वॉल्यूम ज्यादा थी, देखिए जब वॉल्यूम इतनी थी तो उस समय पे ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना चाहते थे, और इसको कोलाइड करने के लिए इतना दूर चल करके जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये किसी दूसरे पार्टिकल से क्या करेगा, टकराएगा। लेकिन अगर कंटेनर की वॉल्यूम को ही कम कर दिया जाए तो क्या होगा, ये यहाँ से पार्टिकल चला, इसको सिर्फ इतनी दूरी चलना पड़ेगा और कोलिजन करेगा। तो इस समय कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, इस समय पर भी कोलिजन की वही फ्रीक्वेंसी आ रही है। पहले मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो हाई वेलोसिटी से चल करके जाता था, 1 सेकंड में एक कोलिजन करता था। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो चुकी है तो रास्ता भी तो छोटा हो चुका है। पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो गई है तो यहाँ से इसका जो फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ है, वो भी क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है। अब इसको थोड़ी दूर जाकर के कोलाइड करना है, फिर अभी भी 1 सेकंड में एक कोलिजन नहीं हो रहा है। सो दैट इज हाउ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। इस तरह से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जब वॉल्यूम ज्यादा थी तो पार्टिकल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है और वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो कोलिजन उतने ही हो रहे हैं फिर भी। और जब वॉल्यूम कम हो चुकी है उस समय पर भी कोलिजन उतने ही हो रहे हैं, वेलोसिटी तो कम हो चुकी है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इंटरनल एनर्जी कम हो गई, लेकिन अब रास्ता भी छोटा हो गया, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। तो ये 100 जूल की एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, जिसमें से 60 जूल की एनर्जी से वर्क डन हो रहा है, -60। ये सराउंडिंग के पार्टिकल आकर के इससे टकराते हैं और पिस्टन को डाउनवर्ड लेकर के आते हैं। तो पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो हम बोलेंगे द सराउंडिंग इज डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम।
द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसके इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं। और इनके मीनिंग मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है, या जरूरत पड़ेगी। DQ पॉजिटिव है, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। DU पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस ऑफ द सिस्टम। DW पॉजिटिव है, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। DQ नेगेटिव है, द हीट एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। DU नेगेटिव है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। DW नेगेटिव है, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उसमें था बाय द सिस्टम, प्लस था, ये माइनस है, तो ऑन द सिस्टम। अब इसके ग्राफ के बारे में देखिए, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में देखिए। यहाँ पे हम लोग ये प्रेशर एक्सिस दिखाएंगे, और प्रेशर एक्सिस में हमने ये देखा कि कंटेनर के अंदर जो गैस थी उसका प्रेशर P है। दिस इज द इनिशियल कंडीशन A एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन B। और ये ग्राफ की एरो A से B की तरफ दिखाई। A से B की तरफ दिखाने का मतलब है दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर A पॉइंट पर वॉल्यूम क्या थी, V1, B पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, V2। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। और इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। और एरिया कैलकुलेट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये इसका इंडिकेटर डायग्राम है। कौन सी कंडीशन का, तो आंसर है फर्स्ट कंडीशन का, ये वाली कंडीशन का, जिसमें हीट एनर्जी सिस्टम को दी जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बाकी की एनर्जी से वर्क डन होगा। तो एरो A से B की तरफ है, वॉल्यूम इंक्रीज होने की तरफ है, ग्राफ की जो एरो है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में DQ पॉजिटिव, DU पॉजिटिव। DU पॉजिटिव होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड DW पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क डन किया। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, और वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा पॉजिटिव। अब सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन में इंडिकेटर डायग्राम में बस एरो की डायरेक्शन चेंज करनी है, वॉल्यूम की डायरेक्शन चेंज करनी है, वॉल्यूम डिक्रीज दिखानी है। ये प्रेशर एक्सिस और ये वॉल्यूम एक्सिस, और इसमें प्रेशर है P इन द होल प्रोसेस। ये A पॉइंट है, A से B की तरफ आ रहा है ग्राफ, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस इज द एरो फ्रॉम A टू B। पहले वॉल्यूम थी V1, बाद में वॉल्यूम होगी V2, सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अब ये सेकंड केस की है। अच्छा, इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे और यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें DQ नेगेटिव है, द हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। DU नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। DW नेगेटिव, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ओ सॉरी, नॉट बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। प्रेशर कांस्टेंट है इस ग्राफ में, ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें दिख रही है। वॉल्यूम डिक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है सो चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिल रही है। तो ये इसके इंडिकेटर डायग्राम्स हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के। एग्जांपल्स क्या होंगे, एक ओपन कंटेनर के अंदर वाटर को बॉईल कीजिए। ओपन कंटेनर में वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जितना दूर जाना चाहें जा सकते हैं, मतलब कि ये वाला केस होगा। आप हीट एनर्जी दोगे तो पहले सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होगा, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाएगा, उसके बाद उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भी हो रहे हैं, एक्सपेंड भी हो रहे हैं, तो वर्क डन भी होगा। तो अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर को हीट अप कर रहे हैं एक ओपन कंटेनर में, देन दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल बोल दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। सो दिस इज द 1 atm प्रेशर। उसके अलावा एक हॉट एयर बैलून होता है, हॉट एयर बैलून होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर को फिल कर देते हैं, और लो डेंसिटी के कारण एयर जो गर्म होती है उस समय पर उसकी डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी के कारण वो गैस ऊपर जाएगी
और वो बैलून भी ऊपर जाएगा। बैलून ऊपर जाने के साथ साथ उसमें जो भी ट्रेवलर्स होंगे वो भी क्या करेंगे, उस हॉट एयर बैलून के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एक हॉट एयर बैलून को हीटअप करना, गैसेस को जब हम हीटअप करते हैं तो वो ये वाली प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट, लाइटनिंग ऑफ ए मैच स्टिक। एक माचिस की तीली को जब हम जलाते हैं तो उस समय पे क्या होता है, उस वो जो पोटेशियम उस पे लगा हुआ है वो पोटेशियम बर्न होता है। बर्न होने पर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो गैसेस हीट एनर्जी के कारण हीटअप होती हैं। हीटअप होने के कारण वो एक्सपेंड हो सकती हैं, और कहाँ एक्सपेंड हो रही हैं, सराउंडिंग में। तो प्रेशर में तो चेंज आएगा ही नहीं। ये फिर से कौन सा एग्जांपल हुआ, ओपन कंटेनर के अंदर सब्सटेंस की बर्निंग करना। तो अगर मैच स्टिक को हम लोग बर्न करते हैं तो वो कैसी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। ओके, सो दीज आर द आइसोबैरिक प्रोसेसेस। इसी तरह से आपने एक नेफ्थलीन बॉल्स के बारे में पढ़ा होगा।